हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन मिशन। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एग्जाम 2023 के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि 18 जून 2023 यानी कल आपका एग्जाम होना है बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए। और जो भी कैंडिडेट अभी एग्जाम देने वाले हैं, कहीं ट्रेन में हैं या फिर घर से निकल रहे हैं, आप इस वीडियो को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंसने के चांस रहेंगे। मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चों के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। एक क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, 1 से 1.5 घंटा तक, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन बहुत सारे इजी हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन टफ भी हो सकते हैं, और जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वही मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत के साथ किस देश की स्थलीय जो सीमा है सबसे छोटी है। तो देखिए जो सबसे स्थलीय जो सीमा है किस देश के साथ है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि भारत की जो सीमा है किस देश के साथ सबसे अधिक है, किस देश के साथ सबसे कम है। तो देखिए सबसे अधिक जो है वो बांग्लादेश के साथ है भारत का सीमा स्थलीय, लेकिन सबसे जो यहाँ पे छोटा पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान, ठीक है। सबसे अधिक बांग्लादेश और सबसे कम है भूटान, ठीक है। और देखिए भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं इन सारे को आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि भारत के पड़ोसी देश में जैसे कि कौन सा यहाँ पे राजधानी है कौन सी देश की, इसके बारे में और डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पाकिस्तान से मिलती हुई सीमा है ये आपको याद होना चाहिए, तभी तो आप छाट पाएंगे कि आखिरकार कौन सा राज्य नहीं मिलता है। तो देखिए गुजरात, पंजाब, राजस्थान, ये जो तीनों हैं पाकिस्तान से सीमा बनाती हैं। इसके अलावा राजस्थान से भी पाकिस्तान सटा हुआ है, ठीक है। लेकिन हिमाचल प्रदेश बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है, वो नहीं सटा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, चीन अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है, ये आपको बताना है। देखिए फिर यही आपको क्वेश्चन है भारत के पड़ोसी देश से संबंधित, जो कि बताना है कौन सी वो राज्य है जो कि चीन से अपनी सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन देखिए बिहार, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अपना बिहार, ठीक है। जो बिहार है चीन से ये आपको सीमा नहीं बनाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ये सारे जो है आपको चीन से सीमा बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बहुत सारा यहाँ पे झील और नदी से भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो जो आपको लोकटक झील है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको मणिपुर में स्थित है, ठीक है। जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मणिपुर की राजधानी क्या है और इसके प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन है, फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए भारत के पड़ोसी राज्य से संबंधित है, निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है। जनसंख्या के दृष्टि में जो भारत का सबसे पड़ोसी देश है सबसे छोटा कौन सा है, तो हो जाएगा मालदीव, ठीक है। मालदीव सबसे छोटा देश है जो कि भारत के पड़ोसी राज्यों में से आता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपको बताना है। यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो कि ग्रीन हाउस गैस होंगे, और एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो कि नहीं है, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़िएगा यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पढ़ते समय नहीं वाला सेक्शन छोड़ देते हैं और यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो आपको ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस होती कौन कौन सी है, ठीक है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। यहाँ से आपको छांटना ही कौन सा नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी आपको ग्रीन हाउस गैस है, जल वाष्प भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। इसके अलावा आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ये आपको ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। तो हमको नहीं वाला बताना था, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ये देखिए जो क्वेश्चन है अभी रिसेंटली जो बिहार डीएलएड का एग्जाम हो रहा है, जो कभी हो भी गया है और बहुत सारे कैंडिडेट का भी हो भी रहा है,
तो देखिए जो ये क्वेश्चन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, अभी रिसेंटली जो बिहार डीएड का एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है। और वहाँ पे जो ऑप्शन था, जैसे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो डीएलएड में क्वेश्चन दिया गया था, आपको बिहार में 2 जिले के नाम दे दिया गया था, एक पूर्वी चंपारण और एक पश्चिमी चंपारण, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट सिर्फ बिहार याद किए हुए हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार में स्थित है, लेकिन आपको ये भी बात याद होना चाहिए कि ये पूर्वी चंपारण में है या फिर पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोनों ऑप्शन दे देता है तो बहुत सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि पश्चिमी चंपारण में ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, जो कि है गाहिरमाथा अभयारण्य उड़ीसा में किसके लिए एकमात्र अभयारण्य है, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो गाहिरमाथा अभयारण्य है उड़ीसा में एकमात्र कछुए का एक अभयारण्य है, जो कि यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो आपको 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, ये आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी, जो कि कहाँ पर है, आप सभी कैंड फटाफट वीडियो की चेक कमेंट करके बताइएगा। साथ ही यहाँ पर देखिए कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ये जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था। कभी कभी आपको पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि प्रोजेक्ट हाथी का शुरुआत कब हुआ था, तो ये आपको 1992 में हुआ था, ठीक है। तो इन सारे पॉइंटों को याद रखिएगा, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, ये आपको बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स को भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था, ये हुआ था 1951 ईस्वी में, जो कि इसका मॉडल था ये हेराल्ड डोवर मॉडल था, जो कि कभी कभी इसका मॉडल भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया शतरंज खेल की शुरुआत हुई थी, यानी कि जो शतरंज खेल है इसकी शुरुआत किस देश में हुई थी, जैसे कि भारत, अरब, यूरोप या फिर फारस, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे इसका राइट आंसर भारत नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ही, क्योंकि भारत में ही शतरंज खेल की शुरुआत हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए क्रिकेट से है। क्रिकेट की बात आई तो देखिए अभी आईपीएल में अभी रिसेंटली आईपीएल समाप्त हुआ है, या फिर अभी टेस्ट चैंपियनशिप हुआ है, जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया जीत के आया है भारत को हराकर। तो इन सारे पॉइंटों को याद रखिएगा, करंट अफेयर से जोड़कर इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, जो कि पूछा गया है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय पुरुष विश्व कप मैच में निम्न गेंदबाज में से किस गेंदबाज ने एक ही ओवर में लगातार 6 छक्के मारे गए थे, यानी कौन से गेंदबाज पर 6 छक्के मारे गए थे। तो आप सभी कैंडिडेट ने देखा होगा वर्ल्ड कप जो कि T20 हुआ था, जिसमें युवराज सिंह ने अटूट ब्रॉड के गेंद पर 6 छक्के मारे थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गेंदबाज का नाम बताना है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर बल्लेबाज का नाम बताना होता तो युवराज सिंह हो जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, जो कि है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। देखिए ट्रॉफी से संबंधित भी बार बार क्वेश्चन आते हैं कि एक कप कौन से खेल से संबंधित है, ये ट्रॉफी कौन से संबंधित है। कभी कभी आपको शब्द देकर पूछा जाएगा कि जो ये शब्द है किस खेल से संबंधित है। तो इन सारे पॉइंटों को समझिए, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, इसको आप किसी न किसी बुक के माध्यम से जरूर पढ़िए। और आपके पास कोई भी बुक नहीं तो लुसेंट तो जरूर होगा, लुसेंट में आपको सारे बातें दी गई है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, जो कि पूछा गया कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये आपको क्रिकेट से सम्मानित है, ठीक है। जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारत सुशासन दिवस किस के जयंती पर मनाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके जयंती पर मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर ये आपको सुशासन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, चांद पर पहुंचने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, और यही क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो देखिए प्रथम व्यक्ति जो था वो नील आर्मस्ट्रांग था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दूसरा व्यक्ति पूछा गया है, तो दूसरा व्यक्ति जो हो जाएगा ये हो जाएगा बज एल्ड्रिन, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में दिया गया है। पहला आपको नील आर्मस्ट्रांग था और दूसरा ये था। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को याद रखें, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन थी, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ये है इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। ठीक है, जिनकी मृत्यु हो गई थी। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं कल्पना चावला, तो ये हरियाणा के करनाल से बिलोंग करती हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन सा पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई थी, ये आपको बताना है। तो देखिए इंपॉर्टेंट बुक से संबंधित भी बार बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा बुक किसने लिखा है। तो जो इंपॉर्टेंट बुक है मैं उसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, जो कि है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी द इंडियन स्ट्रगल, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए जो तीन यहाँ पर पुस्तक का और नाम दिया गया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अनहैप्पी इंडिया, जो कि लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। आनंद मठ, ये आपको बगरमिन चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और जो आपको पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन से आपने 4 क्वेश्चन याद रखिया। कैसे, ये अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय हैं। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, और यहाँ पे ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, और द इंडियन स्ट्रगल यह है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट जो बुक है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एक और इम्पोर्टेंट बुक है जो कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, यू आर डिसप्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की निवासी हैं, महिला हैं, जो कि इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी और बहुत ही फेमस पुस्तक है। ये बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल प्रदान किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये बात याद होना चाहिए कि सीवी रमन को नोबेल किस क्षेत्र में प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया था क्या, प्रकाश प्रकीर्णन की खोज के लिए, जो कि 1930 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट आपको ईस्वी भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना होगा कि 1930 ईस्वी में ये आपको दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से क्या सुमिलित नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए जो इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट डे भी याद रखना होगा। यहाँ पे एक गलत है, जो कि आपको वहीं मिलान करना है। जैसे कि पहला देखिए मेंशन किया गया है, विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर, बिल्कुल सही है। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं। 2 दिसंबर को हम लोग विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। और 10 दिसंबर को हम लोग विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये हम लोग 8 सितंबर को नहीं 7 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि हमें गलत ही बताना था कि कौन सा सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन से कैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद किए जाते हैं, इसको आप समझिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया है, अकबरनामा किसने लिखा था, ये आपको बताना है। ये भी बहुत ही फेमस पुस्तक है, जो कि बार बार रिपीट होता रहता है कि जो अकबरनामा है किसने लिखा है, तो ये आपको अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, निम्न में से कौन सी स्थान कुंभ मेले से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। जैसे कि आपने सुना होगा कि भारत में कुंभ मेला लगता है 12 वर्षों पर, लेकिन आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा स्थान है जहाँ पर मेला नहीं लगता है या फिर कुंभ मेला से संबंधित नहीं है। तो हरिद्वार में बिल्कुल लगता है, नासिक में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, लेकिन पुरी जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पर कोई भी कुंभ मेला नहीं लगता है, या फिर कोई भी यहाँ पे कुंभ मेले से संबंधित यह स्थान नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा
पूरी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए नृत्य शैली से संबंधित भी बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि देखिए जो कुचिपुड़ी है ये आपको आंध्र प्रदेश का नृत्य शैली है, जो कथक है ये आपको उत्तर प्रदेश का है, और यही कथकली हो जाता है तो कथकली आपको केरल का हो जाता है और कथक ये उत्तर प्रदेश का हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो भारतनाट्यम है ये आपको तमिलनाडु का है। ठीक है, और जो मोहिनीअट्टम है ये भी आपको केरल का है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली, ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है, लेकिन जो कथक है ये आपको उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंटों को आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो जो सांची का निर्माण किया गया था ये आपको सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से नोट पर सांची का स्तूप है, तो फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बातें मेंशन कीजिए। साथ ही आप वीडियो के नीचे कमेंट ये भी मेंशन कीजिए कि अशोक जेठोय कौन से वन से संबंधित है, फटाफट वीडियो के नीचे में कमेंट करके मेंशन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, हिमाऊ नामा की रचना किसने किया था, ये आपको बताना है। तो देखिए जो हिमाऊ नामा की रचना है इनकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो हिमाऊ की बहन थी वो थी गुलबदन बेगम, जो कि इनके द्वारा हिमाऊ नामा की रचना की गई थी। ठीक है, हिस्ट्री से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो कि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, रणथंभौर क्या था, ये आपको बताना है। रणथंभौर क्या था, ऑप्शन देख सकते हैं, एक एक मुगल महल, या फिर राजपूत दुर्ग, या फिर यहाँ पर खिजियों की राजधानी, या फिर बौद्धों की तीर्थ यात्रा का केंद्र। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि जो रणथंभौर था एक राजपूत दुर्ग था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया है, किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये आपको बताना है। किसने कहा था, यानी कि जो आपको वाक्य होते हैं जो कि महापुरुष हैं, जो कि कुछ न कुछ कहे होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये आपको अरस्तु के द्वारा कहा गया था, और अरस्तु को आप सभी क्या जानते हैं कि बायोलॉजी का जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लास्ट सफर एक प्रसिद्ध चित्रकारी किसकी सृष्टि की कृति है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको आंसर बताऊं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको इस क्वेश्चन से और बताऊंगा, जो कि आपको कहीं भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि है लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट सफर एक प्रसिद्ध चित्रकारी है, आखिरकार इस चित्रकारी में क्या दिखाया गया है। तो देखिए इस चित्रकारी में ईसा मसीह जो है अपने शिष्यों के साथ अंतिम बार जो भोजन कर रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, उसी को दिखाया गया है, जो कि लियोनार्डो दा विंची द्वारा एक चित्र बनाया गया था, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, राज्य भूमि सुधार संविधान के किस भाग के अंतर्गत है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो राज्य भूमि सुधार संविधान के किस भाग के अंतर्गत है, तो ये आपको 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जो कि प्रथम संविधान संशोधन किया गया था 1951 ईस्वी में, जो कि आप सभी क्या जानते हैं। तो जो राज्य भूमि सुधार है ये आपको 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए अनुसूची से संबंधित आपको सारा पॉइंट याद होना चाहिए। अभी 12 अनुसूची है, तो 12 अनुसूची में कौन सा अनुसूची में क्या है, जैसे कि 8वां में है भाषा, 10वां में है दल बदल कानून, तो ऐसे करके आपको सारे पॉइंट याद होना चाहिए, कौन से अनुसूची में क्या है, ये बातें आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में कहाँ देख सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो हमारा भारतीय लोकतंत्र का आदर्श है ये हम संविधान के प्रस्तावना में देख सकते हैं, जो कि बहुत यहाँ पे
हमारा प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है, ये आपको बताना है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार कितने वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क यानी कि फ्री में पढ़ाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि दिया गया 14 वर्ष। आप सभी कैडेट को मालूम होगा कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का ये आपको भारतीय संविधान के अनुसार ये नियम है, ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, इनमें से किस मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो आप सभी कैडेट जानते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ये हटा दिया गया था, जो कि ये संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 ईस्वी में ये संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय संसद कैसा है, एक सदनीय है, दो सदनीय है या फिर तीन सदनीय है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी कैडेट जानते हैं कि जो भारतीय सदनीय है ये दो सदनीय है। कैसे, तो आप सभी कैडेट को ये मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। कभी कभी आपको ये भी पूछा जाता है कि कौन सा निम्न सदन है, कौन सा उच्च सदन है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो राज्यसभा है ये आपको जो आपको राज्यसभा है ये आपको उच्च सदन है, और जो आपका लोकसभा है ये आपको निम्न सदन है, ठीक है। तो आपको ये बात भी याद होना चाहिए। यहाँ से एक पॉइंट और मैं बता दूं, कभी कभी बहुत सारे कैडेट को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंदर आता है। तो आप एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, सरला, ठीक है, एक ट्रिक है जो कि है सरला। स से हो जाएगा संसद जो कि 79 अनुच्छेद में है, र से हो जाएगा राज्यसभा जो कि 80 अनुच्छेद में है, और ल से हो जाएगा लोकसभा जो कि 81 अनुच्छेद में है, ठीक है। तो इन तीनों अनुच्छेद को याद रखिएगा, और आपको जब याद ना हो तो आप याद रखिएगा ठीक सरला। स से हो जाएगा संसद जो कि 79 अनुच्छेद में है संसद, और र से हो जाएगा राज्यसभा जो कि 80 में है, और ल से हो जाएगा लोकसभा जो कि 81 में है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंटों को याद रखिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, भारत में प्रथम आम चुनाव और प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया कि जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया था ये आपको 1951 ईस्वी में किया गया था, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में आपको जोड़ा गया था राजस्व भूमि सुधार से संबंधित, ठीक है। इन सारे पॉइंटों को आप याद रखें, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किसका बना होता है, ये आपको बताना है। तो जो आपका सूर्य का लगभग 70% भाग होता है ये आपको हाइड्रोजन का बना होता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। या फिर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इसको ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि विश्व भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि है इरोस्टोनिज, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन में दिया गया है। जो हेरोडोटस है यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में हेरोडोटस, जो कि ये इतिहास का जनक या फिर कह सकते हैं हिस्ट्री का फादर माना जाता है, जो कि यहाँ से कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इतिहास के पिता, भूगोल के पिता, भौतिकी के पिता, यानी कि ऐसे जो जनक वाले क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, किस ग्रह को हम लोग संध्या का तारा के नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, किस ग्रह को हम लोग शाम का तारा कहते हैं, या फिर इसी का एक जो क्वेश्चन ये भी हो सकता है, किस तारा को हम लोग भोर का तारा कहते हैं। तो इसका सारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शुक्र, ठीक है। शुक्र ग्रह को हम लोग सांझ का तारा, भोर का तारा या फिर चमकीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, ये आपको बताना है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा हुआ है ये है बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश से जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा हुआ है सबसे अधिक लगा हुआ है। हालांकि जो ऑप्शन में दिए गए हैं सारे
भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन बांग्लादेश से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सबसे अधिक लगा हुआ है। कभी कभी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा ये जाता है कि बांग्लादेश से कौन सा राज्य है जो कि अधिक सटा हुआ है या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा अधिक लगा हुआ है, उसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से आपको सटा हुआ है बहुत ही अधिक मात्रा में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो झारखंड के उत्तर में स्थित है बिहार, जो कि अपना बिहार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, झारखंड के उत्तर में। यानी कि ये आपको चौहद्दी के रूप में आपको ऐसे पूछ लिया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जब आपको पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो उस समय आपको बिहार पर क्लिक कर देना होगा। लेकिन ऐसे पूछ लिया जाए कि बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य न देकर आपको क्षेत्र पूछ लिया जाए या फिर केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए, तो उस समय आपको दिल्ली पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा चेंज करेगा और आप फंस जाएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते समय थोड़ा लैंग्वेज पर जरूर ध्यान दें। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम साक्षरता दर है। साक्षरता दर का मतलब कि सबसे कम पढ़े लिखे लोग किस राज्य में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बिहार, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राज्य में जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक केरल में है और सबसे कम आपको बिहार में है। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को आप याद रखें। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जिसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं वो कौन सा है। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। प्राणी जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वो है आपको ऑर्थोपोडा। हालांकि बायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से ITI के एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है जो कि वन्य जीव पशु विहार तथा राज्यों में कौन सा जोड़ी सही है, ये आपको बताना है। यानी कि यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही दिया गया है। जैसे कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो यहाँ पे तमिलनाडु दिया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो बांदीपुर है राष्ट्रीय उद्यान ये आपको कर्नाटक में है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है मानस, जो कि उत्तर प्रदेश में बताया गया है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको असम में स्थित है। डी ऑप्शन हम लोग देखते हैं जो कि सिपलीपाल है, ये बिहार में नहीं है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन जो सी ऑप्शन है रणथंभौर, ये बिल्कुल राजस्थान में है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है सी ऑप्शन। यानी कि हमें जो सही ऑप्शन था वही बताना था, जो 3 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ये गलत है। तो देखिए, अगर आपको मालूम होगा तभी आप छाट पाएंगे, अदरवाइज फिर आप यहाँ पे गलत कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सी 2 भौतिक राशियों की जो बीमाएं हैं वो समान होती है। तो आप सभी कहना जानते हैं कि कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल होता है, और जूल होता है तो इसका जो बीमा है वो भी समान ही होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि हो जाएगा कार्य और ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया जब कोई वस्तु वायुमान से गिराई जाती है तो वस्तु क्या बढ़ जाएगी। यानी कि कोई वस्तु जहाज से वायुमान से गिराया जाता है तो क्या बढ़ जाएगा, गतिज ऊर्जा, त्वरण, द्रव्यमान या फिर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या है, मैं जब साइंस का क्लास ले रहा था तो मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखिए, आपको प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया एक बार बराबर कितना होता है, ये आपको बताना है। तो एक बार बराबर को याद होना चाहिए कि 10 की पावर 5 पास्कल एक बार के बराबर होता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से किस द्रव में श्यानता अधिक होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, तो देखिए जो श्यानता सबसे अधिक होता है वो होता है ऑप्शन के अनुसार, इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल। ठीक है, मैंने आपको आम भाषा में बताया जैसे कि श्यानता का मतलब होता है कि गाढ़ापन, किसमें गाढ़ापन ज़्यादा है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया शेविंग ब्रश के रेशे से जल बाहर निकलते ही आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सर्वस टेंशन यानी कि पृष्ठीय तनाव। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ताज़ा गरम गरम हम लोग भोजन खाते हैं तो वो स्वादिष्ट लगता है और कुछ समय रखने के बाद वो बासी हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, इसका कारण क्या है? तो ये भी आपको पृष्ठीय तनाव होता है। या फिर इसका उदाहरण ये भी होता है कि जो बारिश की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं? तो ये पृष्ठीय तनाव के कारण होती हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंटों को आप याद रखिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया फोटोन निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है? तो जो आपको फोटोन है ये आपको लाइट यानी कि प्रकाश की मूलभूत इकाई है। इसकी खोज किसने किया था? चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यही देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है। फोटोन की जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है ये आपको बताना है। तो जो आपको इंद्रधनुष बनता है ये आपको अपवर्तन और परावर्तन यानी कि प्रकाश की अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। और आप किसी बुक के माध्यम से इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है एलईडी का आविष्कार किसने किया था? तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। लाइट इमिटिंग डायोड होता है इसका फुल फॉर्म। इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार आपको निक होल्नियाक के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग हम लोग करते हैं ये आपको बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग आमीटर का उपयोग करते हैं। वोल्ट मीटर का हम लोग उपयोग वोल्ट मापने के लिए करते हैं, जो कि कॉमन क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है। ऑक्सीजन एक परमाणुविक है, दो परमाणुविक है या फिर बहुपरमाणुविक है? तो ये आपको बताना है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन होता है ये आपको द्विपरमाणुविक होता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है परमाणु क्रमांक को हम लोग किसके माध्यम से दर्शाते हैं? आवर्त सारणी में याद होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड के द्वारा दर्शाते हैं और परमाणु द्रव्यमान को हम लोग ए के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको काफ़ी दिन पहले ही करा रखा है। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है यानी कि इंग्लिश है? ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है। और देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बिहार की जो द्वितीय भाषा क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जामों में। तो ऐसे जो भाषा से संबंधित क्वेश्चन है इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि पूछा गया है किस राज्य की जो राजकीय भाषा है वो अंग्रेजी है, इंग्लिश है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नागालैंड, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है। अब देखिए नागालैंड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। और इसके प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री कौन है नागालैंड के? फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। अब बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मन में डाउट होगा कि सर नागालैंड का मुख्यमंत्री का नाम कौन याद करेगा? कभी पूछता है क्या? बिल्कुल पूछता है। इसीलिए आपको राज्य राजधानी के अलावा आपको अभी प्रेजेंट टाइम पर कौन सीएम है ये भी आपको बात याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया कौन सा एकमात्र देश है जिसका नाम टिकटों पर नहीं होता है? ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो इसका राइट आंसर दे पाएंगे। कौन सा एकमात्र देश है जिसका नाम डाक टिकटों पर नहीं होता है? ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं अमेरिका, यूके, जापान, पाकिस्तान या फिर यूके। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, या फिर इसे लंदन के नाम से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है किस देश का राष्ट्रीय जो पशु है वो पवित्र गाय है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि किस देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो पवित्र गाय है। ऑप्शन देख सकते हैं नेपाल, इंडोनेशिया, भारत और भूटान। भारत के अलावा जितने भी यहाँ पर देश दिए गए हैं भारत के सभी पड़ोसी देश हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है?
पवित्र गाय है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हालांकि भारत का भी राष्ट्रीय पशु गाय हो सकता है, लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, आप सभी कैट जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नेपाल, जो कि नेपाल का राष्ट्रीय जो पशु है वो पवित्र गाय है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भूटान का राष्ट्रीय पशु क्या है, इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय पशु वो क्या है। देखिए भूटान का जो राष्ट्रीय पशु है वो है आपको तकिन, और जो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पशु है वो है आपको कोमोडो ड्रैगन, ठीक है। तो आपको इन सारे पॉइंटों को याद रखना है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस नेता के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ऑप्शन देख सकते हैं, राधा कृष्णन, लाला लाजपत राय, राजगोपालाचारी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग किसके जन्म दिवस को मनाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ठीक है। डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो कि 5 सितंबर को हम लोग इनका जन्म के अवसर पर ये हम लोग टीचर डे मनाते हैं। आप सभी कैंड को ये बात याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी बात याद होना चाहिए कि इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था और ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं भारत के, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए इंपॉर्टेंट डेट से संबंधित आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको 8 मार्च को मनाया जाता है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, ये आपको बताना है। तो जो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था वो रुड़की में था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, सार्क का संक्षिप्त रूप क्या है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले आपको इसका संक्षिप्त रूप जानने से पहले आपको ये बात याद होना चाहिए कि इसका स्थापना कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके फुल फॉर्म को ही समझ लेते हैं। तो देखिए सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, जो यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन यहाँ से आपको ये बात याद होना चाहिए कि आखिरकार सार्क का स्थापना कब हुआ था। तो सार्क का स्थापना आपको 1985 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपको काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। इन सारे पॉइंटों को आप याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, यानी कि आपको बताना है कि जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको ये बात याद होना चाहिए कि जो वर्ल्ड बैंक है इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रेजेंट टाइम पर इसके अभी जो सीईओ है वो कौन है, तो है आपको डेविस मालपास। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला भारतीय महासचिव कौन था, ये आपको बताना है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया गया है। मेरे पास एक कैंडिडेट का मैसेज आया था या कमेंट आया था, जो कि मैंने देख रहा था कमेंट कि सर आप जो दिखा रहे हैं क्वेश्चन या फिर जो बता रहे हैं क्वेश्चन, क्या वो बिहार ITI के एग्जाम में आएगा या फिर आप ऐसे ही क्वेश्चन करा रहे हैं। क्योंकि देखिए जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। हालांकि आप घर पर पढ़ाई करते रहिए, इसके अलावा जो मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ इसको देखिए, PDF को आप एक बार देख लीजिए। और जो आपका एग्ज़ाम है 18 तारीख को, 17 और 18 तारीख को मैं आपको इसका मैराथन चलाऊँगा, GK GS का, साइंस का, जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन लड़ने की या फिर कह सकते हैं फंसने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहेगा, ठीक है। तो 17 और 18 तारीख को आप क्लास देखना ना भूलिएगा। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला भारतीय महासचिव कौन था, तो वो थे आपको विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विजया लक्ष्मी पंडित कौन थी ये भी आपको याद होना चाहिए, जो कि बार बार रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ से
कब जुड़ा था ये आपको बताना है। तो देखिए जो भारत है, संयुक्त राष्ट्र जब इसकी स्थापना हुआ था जो कि 1945 ईस्वी में हुआ था, उसी समय आपको भारत भी जुड़ा हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। और कभी कभी आपको इसका स्थापना भी पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ, तो ये आपको 1945 में हुआ था और भारत आपको उसी समय 1945 में ही जुड़ा हुआ था। ठीक है, बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है जो कि है निम्नलिखित में से मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो आपको मानव सेवा पुरस्कार है ये आपको राजीव गांधी के याद में दिया जाता है। आप सभी को मालूम हुआ कि राजीव गांधी की हत्या की गई थी 91-92 में, और इन्हीं की याद में आपको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से किसे भारतीय नागरिक होने के बावजूद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ठीक है, भारत रत्न आप सभी जानते हैं कि भारत के बहुत सारे व्यक्तियों को दिए गए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का नागरिक न होने के बावजूद, यानी कि वो भारत का व्यक्ति नहीं है, विदेशी है, फिर भी उनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नेशनल मंडेला, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है, जो कि साउथ अफ्रीका से है। लेकिन यहाँ पे एक और व्यक्ति को दिया गया था भारत रत्न, जो कि नेशनल मंडेला से पहले दिया गया था। वो थे आपको खान अब्दुल खान, जिसे हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन दोनों व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। इन्हें भारत रत्न दिया गया है, ये भारत के नहीं है, फिर भी इन्हें भारत रत्न दिया गया है। पहला व्यक्ति है सीमांत गांधी, दूसरा है नेशनल मंडेला। ठीक है, इन दोनों कैंडिडेट को, इन दोनों व्यक्तियों को ये भारत रत्न दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है गीतांजलि के लिए किसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये आपको बताना है। तो गीतांजलि फेमस पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है जो कि 1913 में प्रकाशित हुई थी और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कभी कभी आपको ईयर भी पूछ लिया जाता है, तो 1913 बिल्कुल आप याद रखिएगा, 1913 में आपको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप सभी को याद होना चाहिए कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन इनके द्वारा लिखा गया है। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर ने जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है इनके द्वारा ही लिखा गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम गैर भारतीय कौन था। देखिए वही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले ही कि अभी दो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारत के निवासी नहीं होने के बावजूद भी इन्हें भारत रत्न दिया गया है। पहला है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, और दूसरा व्यक्ति है नेशनल मंडेला। तो यहाँ पर देखिए प्रथम व्यक्ति पूछा गया, तो प्रथम व्यक्ति आपको खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे, यानी कि सीमांत गांधी हो जाएंगे। हालांकि ऑप्शन में देखिए नेशनल मंडेला भी है, लेकिन ये दूसरे नंबर पे आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन में ये नहीं दिया होता तो हम लोग नेशनल मंडेला पर क्लिक कर सकते थे, लेकिन प्रथम पूछा गया इसीलिए हम लोग यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान यानी कि सीमांत गांधी को क्लिक करेंगे। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखें। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मिस यूनिवर्स से संबंधित भी आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन थी। तो प्रथम जो मिस यूनिवर्स थी वो थी सुष्मिता सेन, जो कि इन्हें कब मिस यूनिवर्स बनाया गया था, कभी कभी ईयर भी पूछ लिया जाता है। तो 1994 ईस्वी में एक मिस यूनिवर्स बनी थी। ठीक है, इसके अलावा भी 2000 ईस्वी में लारा दत्ता एक मिस यूनिवर्स बनी 2000 में। ठीक है, 2000 में लारा दत्ता बनी, और अभी रिसेंटली 2021 में हरनाज संधू भी अभी मिस यूनिवर्स बनी है। ठीक है, तो 2021 वाला आपको ये याद, तो 2021 वाला आपको याद होना चाहिए, जो कि हरनाज संधू अभी रिसेंटली बनी हुई है मिस यूनिवर्स। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो पुलित्जर पुरस्कार है हम लोग को किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि जो पुलित्जर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि पत्रकारिता के क्षेत्र में ये आपको पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो यहाँ आपको गोविंद बिहारी लाल। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको बिल्कुल ये बात याद होना चाहिए कि पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, ये आपको बताना है। यानी कि यहाँ पर देखिए एक और आपको महान व्यक्तियों के नाम है, इसके अलावा दूसरे और आपको बुक है, यानी कि कुछ पुस्तक है, कुछ उपन्यास है, उनके नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्लेटो है, रिपब्लिक बिल्कुल ये सही है। अरस्तु जो कि पॉलिटिक्स, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। अभी देखिए कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल बिल्कुल इनके द्वारा लिखा गया है। लेकिन जो सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू जो कि यहाँ पे दिया गया है हिंद स्वराज, बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो हिंद स्वराज बुक है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, न कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, अगर यहाँ पे महात्मा गांधी होता जवाहरलाल नेहरू की जगह तो फिर सही हो जाता, हमें गलत ही चुनना था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके अलावा भी महात्मा गांधी ने बहुत सारा उपन्यास, बहुत सारा बुक लिखा हुआ है, जैसे कि हरिजन हो गया, हिंद स्वराज, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक हैं महात्मा गांधी के। तो बिल्कुल आप महात्मा गांधी के जितने इंपॉर्टेंट बुक हैं या फिर इनके जीवनी को अच्छे से आप एक बार जरूर पढ़ें। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारत एक खोज जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, फटाफट आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, निम्न राजनेताओं में से किसने अपने नाम से पहले बाबू का इस्तेमाल किया था, ये आपको बताना है। तो आप सभी कैंड ये बात याद होनी चाहिए कि बाबू जगजीवन राम, जो कि आप सभी कैंड जानते हैं कि बिहार के से सम्मानित है बाबू जगजीवन राम, जो कि बहुत ही महान व्यक्ति रहे हुए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। यानी कि जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर, चंडीगढ़, देहरादून या फिर कानपुर में। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है ये आपको कानपुर में स्थित है, और बेंगलोर में भी एक बहुत ही फेमस स्टेडियम है चिन्ना स्वामी, जो कि IPL का मैच होता है, बार बार आपने देखा होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था। तो ब्लूटूथ का आविष्कार जो है ये आपको जॉ हडसन के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आप इसको भी एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है। जो कंप्यूटर है उसमें बग का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए बग जो कि प्रोग्राम में कुछ भी गलत होता है, एरर होता है, उसी से हम लोग बग के नाम से भी प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में दिया गया है कि प्रोग्राम में एक गलती को हम लोग बग या फिर एरर के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, 2G स्पेक्ट्रम में जी का अक्षर का मतलब क्या है, ये आपको बताना है। तो आपने नाम सुना होगा 2G, 3G, 4G, अभी 5G लॉन्च हो रहा है। तो यहाँ पे जो जी का मतलब है वो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने फ्रेंड से पूछिएगा तो बहुत ऐसे कम आपके फ्रेंड होंगे जो कि बता पाएंगे कि आखिरकार 2G में, 5G में, 4G में जी का मतलब क्या होता है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन देख सकते हैं, गवर्नेंस, ग्लोबल, जनरेशन या फिर गूगल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जनरेशन। ठीक है, 2G में जो जी का मतलब है वो आपको जनरेशन है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को यहाँ पे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। लेकिन यही क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अंतर कर दिया जाए, पूछा जाएगा कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। तो आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक है हम लोग एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। ठीक है, आप नाम नोट कर लीजिएगा कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक हम लोग एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ यह पूछा जाए कि कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, तो फिर आप चार्ल्स बेबेज पर क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ऑप्शन देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट, स्विगी, उबर, गूगल मैप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गूगल मैप। गूगल मैप क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। फ्लिपकार्ट शॉपिंग वाला है, स्विगी भी आपको एक
खाना ऑर्डर करने वाला है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, उबर भी है, लेकिन गूगल मैप आप यहाँ पे अपना लोकेशन दे सकते हैं, देकर कहीं जा सकते हैं। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ये कोई आपको ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है और हमें आपको यही बताना था। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण को क्या कोड दिया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन में ही यहाँ पे इसका जवाब दिया गया कि 1974, तो सबसे पहले आपको ये बात याद होना चाहिए कि जो पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था, तो ये आपको 1974 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि उसका कोड नेम क्या था, तो उसका कोड नेम आपको स्माइलिंग बुद्धा था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है, यानी कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है, जो कि ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया कोलकाता, तारापुर, कोरबा या फिर नवेली। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तारापुर। ठीक है, तारापुर इसका राइट आंसर क्यों होगा, क्योंकि जो तारापुर है ये परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे परमाणु ऊर्जा स्टेशन हैं, जैसे कि यूपी में नरौरा है। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे हैं, जैसे कि कुंडकोलम हो गया जो कि तमिलनाडु में है। इसके अलावा गुजरात में है, राजस्थान में है। तो आपको सारे जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है इनके नाम याद होना चाहिए, कौन सा स्टेशन कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है भारतीय मिसाइल तकनीक के जनक कौन है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही फेमस है, बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि भारतीय मिसाइल तकनीक के जनक कौन माने जाते हैं, कौन है, तो ये हैं आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया अंडे को सिरके के बिलियन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अंडे के सिरकों की जो हम लोग बिलियन है, अगर हम लोग 20 से 24 घंटे तक रखते हैं तो जो आपको अंडे का आवरण होगा वो बिल्कुल घुल जाएगा। अंडे का आवरण का मतलब क्या होता है, जो उसका बाहरी वाला हिस्सा होता है उसे हम लोग आवरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया अशुद्ध कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं उद्वातन, आसवन, अवसादन या फिर वाष्पीकरण। ठीक है, तो अशुद्ध कपूर को हम लोग जो शुद्ध करते हैं वो आपको ऊर्ध्वाधन प्रक्रिया द्वारा करते हैं। उत्पादन का क्या क्या उदाहरण है, क्या एग्जाम्पल है, फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे काइंड कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि या हाइड्रोजन बम किसने बनाया था या फिर परमाणु बम किसने बनाया था, क्योंकि दोनों का नाम थोड़ा सिमिलर है, दोनों मिलता जुलता है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन बम का निर्माण है या फिर विकसित किया गया था ये आपको एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि परमाणु बम का जो आविष्कार है किसने किया था, तो ये आपको जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि परमाणु बम का, तो फिर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बम पूछा गया है तो यहाँ पे एडवर्ड टेलर होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार है एडवर्ड टेलर है और परमाणु बम का जो आविष्कार है ये आपको जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को याद रखिएगा, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है तंबाकू का जो धुआं है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है। ऑप्शन आप देखेंगे और आसानी से हल कर सकते हैं, जो कि होता है निकोटीन। ठीक है, उसमें जो हम लोग तंबाकू जो सिगरेट पीते हैं उसमें के धुआं में क्या होता है, तो निकोटीन होता है, जो कि बहुत ही हानिकारक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया जो कि हमारा लाइफ स्टाइल से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे कि पूछा गया है कि रात में वृक्षों के नीचे सोने से बचना चाहिए, क्यों। बहुत सारे आप बुजुर्ग को या फिर अपने गार्जियन को सुने होंगे कहते हुए कि रात में वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। वही क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिरकार क्यों, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न सिंपल सा ये होता है कि वृक्ष जो है रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं, इसलिए रात में हम लोग को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, सिंपल इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया बंद कमरे में कोयले के जलने पर निम्न में से कौन सी गैस
दम घुटकर मृत्यु होने का कारण बन सकती है। यानी कि हम लोग किसी बंद कमरे में कोयले के अगर जला दें और यहाँ पर धुआं धुआं हो जाए और हम लोग वहाँ से न निकले तो कौन सा वो गैस है जो कि हमें मार सकती है, मृत्यु का कारण बन सकती है। ऑप्शन देख सकते हैं एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया बल्ब में निम्न में से कौन सा गैस का प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। तो गैस में हम लोग जिस गैस का उपयोग करते हैं वह है आर्गन, जो कि यहाँ से डी में दिया गया है। और आर्गन आप सभी कैंड को मालूम होगा कि अक्रिय गैस है, जो कि आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है। और आप सभी कैंड को ये बात भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया निम्न में से किसमें सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको सिलिकॉन के बारे में ये मालूम होना चाहिए कि इसका परमाणु संख्या क्या होता है। तो सिलिकॉन का जो परमाणु संख्या होता है ये होता है 14, जो कि एक अर्धचालक है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन देख सकते हैं सौर सेल में बिल्कुल होता है, सौर सेल में आपको होता है अर्धचालक का प्रयोग। आईसी उत्पादन में इसमें भी होता है, चश्मे के शीशे में भी होता है। लेकिन जो स्याही वाले पेन होते हैं वहाँ पर आपको सिलिकॉन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है। तो देखिए गोबर गैस का जो मुख्य अवयव है वो है आपको मीथेन, ठीक है। मीथेन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो बायोगैस के नाम से हम लोग जानते हैं, प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ये होता है CH4, जो कि गोबर गैस का मुख्य अवयव है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत सारा यहाँ पे रासायनिक नाम भी पूछने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो रासायनिक नाम भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, साथ ही इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पूछ लिया गया कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। अब देखिए आपको सूत्र से संबंधित मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है। और देखिए ऐसे क्वेश्चन देखते हैं बहुत सारे कैंड का हवा टाइट हो जाता है, बहुत सारे कैंड को लगेगा कि ये तो हार्ड क्वेश्चन है। और मैं कहता हूँ कि इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। इजी क्वेश्चन कैसे है, देखिए आपको कैसे क्वेश्चन को हल करना होता है उसको आप समझिए। जैसे कि यहाँ पूछा गया कि हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे देखिए क ख कर दिया, तो हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे इसका सूत्र ये हो जाएगा। तो यानी कि पहला का 2 होगा, तो पहला का देखिए पहला का 2 यहाँ पे सी में नहीं है, इसीलिए सी बिल्कुल नहीं होगा, हमने काट दिया। अब देखिए है सोडियम नाइट्राइड, तो सोडियम नाइट्राइड यहाँ पे देख सकते हैं ये है सोडियम नाइट्राइड, ठीक है। तो दूसरा का 3 होगा, दूसरा का 3, तो यहाँ पर देखिए दूसरा का 3 ये भी नहीं होगा, यानी कि ए और बी में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए तीसरा मेंशन किया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पर सूत्र होता है ये, तो कैल्शियम CaO, तो कैल्शियम ऑक्साइड का यानी कि 3 का 4, तो 3 का 4, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे मैंने आपको हल किया, देखिए सबसे पहले आपको जो नाम दिए गए उसको सूत्र के अनुसार मिलाना है। अब आपको सूत्र याद नहीं होगा तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आपको सूत्र याद होना बहुत ही ज़रूरी है। जो इम्पोर्टेंट सूत्र है उसको आप कहीं न कहीं ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर, हार सिल्वर या फिर लूनियर सिल्वर, ठीक है। तो देखिए सभी में सिल्वर लगा हुआ है, लेकिन वही क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें चांदी नहीं होती, यानी किसमें सिल्वर नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जर्मन सिल्वर, ठीक है। जर्मन सिल्वर में आपको सिल्वर नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है जो कि है कौन सा सदिश राशि नहीं है, ये आपको बताना है। यानी कि आपको इन 4 ऑप्शनों में से अदिश राशि बताना है। सदिश राशि नहीं है यानी कि आपको अदिश राशि बताना है। तो अदिश राशि आपको कौन होगा, मैंने आपको जब फिजिक्स वाला मैं क्लास ले रहा था तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया हुआ था कि देखिए सदिश राशि है या फिर नहीं, इसको अगर पहचाना है आपको तो सिंपली आपको अगर उसके शब्द में हुआ या फिर बी आ रहा है, हुआ या फिर वो आ रहा है, तो वो सदिश राशि है। तो यहाँ पर आप देखेंगे त्वरण, बल, वेग है, लेकिन विद्युत धारा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अदिश राशि है। अब बहुत सारे कैंडिडेट को लगेगा कि सर यहाँ पे विद्युत में भी वो आ रहा है, लेकिन बिल्कुल ये हर जगह ट्रिक काम नहीं करता है, ये बात आपको याद होना चाहिए। और विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे ये आपको बताना है। तो आविष्कार से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसका जो आविष्कार किया गया था ये आपको जेम्स डेवर के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है? तो टेलीविज़न के आविष्कारक आपको जॉन एल बेयर्ड हैं, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन में दिया गया है। साथ ही जो माइकल फ्राइडे हैं ये आपको डायनोमिक के आविष्कारक हैं, ट्रांसफार्मर के आविष्कारक हैं। तो जो इंपॉर्टेंट आविष्कारक हैं इसको भी एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया सिलिकॉन एक क्या है? अर्धचालक है, अवरोधक है, चालक है या फिर प्रतिरोधक है। तो मैंने आपको उचित पहले बताया कि देखिए सिलिकॉन एक अर्धचालक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो कि है MRI मशीन निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो MRI मशीन है इसमें हम लोग चुंबकीय तरंग का उपयोग करते हैं, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया सोनार कौन से सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको सोनार का फुल फॉर्म बताया हुआ है, जो मैं क्लास ले रहा था पिछला वाला, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ भी कि इसका वर्क क्या होता है। तो फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके आप सोनार का फुल फॉर्म बताइए सबसे पहले तो। और इस क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि पूछा गया है कि सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सोनार आपको प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रतिध्वनि जो कि वापस टकरा कर आ जाए उसे हम लोग प्रतिध्वनि के नाम से समझते हैं। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन इससे समझ कर देता हूँ। देखिए प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए न्यूनतम जो दूरी है मीटर में कितना होना चाहिए? तो ये आपको 16 दशमलव कुछ होता है, लेकिन कहीं कहीं 17 मीटर भी दे देता है। प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग बोलते हैं तो कोई आवाज़ उधर से फिर आपका रिपीट सुनाई देता है, यानी कि टकरा कर किसी कहीं ना कहीं दीवार से या फिर कहीं ना कहीं वो आपको आवाज़ दोबारा सुनाई देता है। तो उसे हम लोग प्रतिध्वनि के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। यानी कौन सा ऑप्शन है जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। आकाश का नीला होना बिल्कुल ये प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाना ये भी आपको क्या है? प्रकीर्णन का उदाहरण है। गहरे समुद्र में जल का रंग ये भी है। लेकिन जो तारे का टिमटिमाना है ये आपको प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा गया प्रकाश की प्रकीर्णन, तो जो 3 ऑप्शन दिए गए ये आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण है। लेकिन जो तारे का टिमटिमाना है ये आपको प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया जब बैरोमीटर यानी कि वायु दाब मापी पटनांक बिंदु अचानक से गिर जाए तो यह सूचना क्या है? एक क्वेश्चन था बहुत ईजी है, लूसेंट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि पूछा गया कि अगर जब भी कोई बैरोमीटर अचानक नीचे गिर जाए तो यह किसको सूचना करता है? यह सूचना करता है कि तूफान आने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है घड़ी की स्प्रिंग में संरक्षित ऊर्जा कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो घड़ी की स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है ये होती है स्थितिज ऊर्जा, और मैंने आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है। साथ में एक बार और बता दूं कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा mgh, जो कि सारे फॉर्मूले मैंने आपको रिपीट करवा रखे हैं, ठीक है। तो विज्ञान में किसी वस्तु को धक्का देना या फिर खींचना क्या कहलाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये बात याद होना चाहिए, आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका है, 18 जून को ही है, कि आखिरकार जो साइंस में क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। यानी कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से पूछे जाते हैं, या फिर तीनों को यहाँ पे अलग करके कोई और। तो यहाँ से देखिए एक बात आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि जो साइंस में क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, क्या सिर्फ फिजिक्स से आते हैं या फिर केमिस्ट्री से आते हैं या फिर बायो, तीनों से आते हैं। तो देखिए जो आपका एग्जाम है बिहार ITI का, इसमें जो आपका क्वेश्चन आता है सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट से आता है, वो है फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। बायोलॉजी से यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं, 1 से 2 आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको बायो से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए जो आपको ज़्यादा फोकस करना है वो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पर करना है। और जो मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ साइंस का स्पेशल वीडियो है, इसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन
को ही देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि पूछा गया कि विज्ञान में किसी वस्तु को धक्का देना या फिर खींचना क्या कहलाता है। ऑप्शन देख सकते हैं, चयन, उद्यान, बल या फिर लपेटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बल, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। हालांकि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के अनुसार भी हल कर सकते थे। तुक्का कैसे लगाना है इसकी रिकॉर्डिंग देखिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए एसआई मात्रक से संबंधित मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करा रखा है और जो भी आपको एग्जाम में एसआई मात्रक से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और उसको आपको रंग कर नहीं आना है। अगर आ जाता है तो हर एग्जाम में जो भी बिहार ITI का एग्जाम हुआ है 1 से 2 क्वेश्चन एसआई संबंधित पूछे जाते हैं। अगर इस बार पूछा जाता है तो बिल्कुल आपको सही करके आना है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि है संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो देखिए संवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु किसके द्वारा बनी रहती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, गुरुत्वाकर्षण वायु, बादल, पृथ्वी का घूर्णन, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के बारे में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसको भी आप किसी बुक के माध्यम से, लुसेंट या फिर कोई भी आपके पास बुक होगा उस बुक के माध्यम से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, यानी कि आपको बताना है कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है किस पर लागू होता है। ऑप्शन देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है, जो कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है किन्हीं 2 वस्तुओं के मध्य। बी में देखिए मेंशन किया है पृथ्वी और चंद्रमा पर। सी देख सकते हैं सूर्य के पारित ग्रह पर, या फिर डी में दिया गया है पृथ्वी और पृथ्वी की वस्तुओं पर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये आपको किन्हीं 2 वस्तुओं के मध्य ही लागू होता है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जिस क्वेश्चन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज हम लोग फटाफट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, पवन चक्की डाइबिम किस ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित कर देती है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको ऊर्जा संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पहले से करा रखा है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, और मैंने बताया था कि देखिए गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा मिलाकर यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि जो पवन चक्की है टाइम ऊर्जा को किस यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा होता है, जो कि आप सभी के इनको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, घर के छत से एक पत्थर को सतह की ओर गिराया जाता है। ठीक है, पत्थर की गति ऊर्जा अधिकतम कहाँ पर होगी, ये आपको बताना है। ये देखिए क्वेश्चन आपको रियल लाइफ से संबंधित है, आप घेरलू इसको आप अनुभव कर सकते हैं, जो कि पूछा गया है। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, घर के छत से एक पत्थर को सतह की ओर यानी कि छत पर से किसी पत्थर को गिराया जाता है, फेंका जाता है, तो जो पत्थर की गतिज ऊर्जा होगी वो अधिकतम कहाँ पर होगी। गतिज ऊर्जा होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, गतिज ऊर्जा हम लोग किसे कहते हैं, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। और मैंने इसके बारे में शॉर्ट में जानकारी दिया था कि देखिए जिसमें गति हो, वेग हो, उस गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दौड़ता हुआ आदमी, दौड़ता हुआ कुछ भी, या फिर बहता हुआ पानी, जिसमें गति हो, वेग हो, उसमें गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया कि अगर कोई भी पत्थर हम लोग छत से गिराते हैं तो उसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा कहाँ पर होगी। ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है, गिरने के तुरंत बाद, जब वह आधी दूरी तय कर चुका होगा, या फिर सतह पर पहुंचने से तुरंत पहले, या फिर जब सतह पर स्पर्श करेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सतह पर पहुंचने से तुरंत पहले जो होगा ये अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कि गतिज ऊर्जा जो होता है ये आपको मैंने परिभाषा बताया, इसके अनुसार बिल्कुल ये लागू होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, एक डायनेमो विद्युत उत्पादन यंत्र का प्रयोग किसमें बदलने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको डायनेमो के बारे में मालूम होना चाहिए कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया था। तो माइकल फ्राइडे के द्वारा डायनेमो का आविष्कार किया गया था, और डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित करता है, बदलता है, ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए रूपांतरण करने वाला भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि बैटरी का रूपांतरण क्या होता है, माइक्रोफोन का रूपांतरण क्या होता है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा लुसेंट के माध्यम से या फिर किसी बुक में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कितना बड़ा है, लेकिन बहुत ही ईजी, अगर आप इसको समझेंगे तो आसानी से इसको हल कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन मेंशन क्या किया गया है, किस नियम के कथनानुसार जब कोई वस्तु जल में पूरी अथवा आधी डुबाई जाती है तो वह अर्धगामी बल का अनुभव करती है, वह वस्तु के भार के ध्रुवीय विस्थापन के समतुल्य है। देखिए क्वेश्चन पढ़े कहीं कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने आपको बार बार ये बातें बताई है कि जल से संबंधित डूबने या फिर तैरने से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है फिजिक्स में तो फटाफट आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आर्किमिडीज का सिद्धांत ही आपको जल में डूबने और तैरने से संबंधित है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो हमारे प्यारे पुराने स्टूडेंट है वो इस बात को जरूर जानते होंगे, क्योंकि मैंने ये बातें बार बार बताई है कि जब भी आपको तैरने और डूबने से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसका राइट आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए पानी में जो बल होगा वो हमेशा उत्प्लावन बल होगा, जो कि यहाँ पूछा गया कि तैरने में मदद करना है, तो तैरने में मदद करने वाला जो बल है ये है आपको उत्प्लावन बल, ठीक है। यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, वह प्रक्रिया जिसमें हवा मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है वह प्रक्रिया क्या है। वाष्पीकरण के बारे में आप सभी क्या जानते हैं कि जो जल होता है वो भाप बनकर वाष्प में वाष्पीकरण हो जाता है, ये सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पूछा गया कि वह प्रक्रिया जिसमें हवा में मौजूद जो जल वाष्प हैं वो पानी में बदल जाते हैं, तरल पानी में बदलना यानी कि पानी में बदल जाते हैं, यानी कि जो जल वाष्प है वो पानी में बदल जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये संघनन, ठीक है। वाष्पीकरण जो है संघनन का सीधा विपरीत होता है, उल्टा होता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किसमें पैदा होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है, उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे गर्म पानी पे क्लिक कर देंगे या फिर बहुत सारे कैंडिडेट उबलता हुआ पानी सही होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भाप हो जाएगा। भाप क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो अधिक जलन पैदा करेगा वो भाप करेगा। क्यों भाप करेगा, क्योंकि भाप में जो होती है गुप्त ऊष्मा होती है जो कि बहुत ही अधिक जलन पैदा करती है, इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपको सी हो जाएगा, वाष्प, ठीक है। और देखिए उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया कि भाप में भंडारित ऊष्मा किस रूप में होती है। तो मैंने आपको अभी बताया कि देखिए जो यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन की अधिक जलन किस में होगी, तो भाप में होगी, तो भाप में कौन सी ऊष्मा होती है, यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो मैंने आपको अभी बताया कि भाप में जो होती है गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है। इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, ठीक है। जो सूर्य की ऊष्मा होती है पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है, तो ये आपको विकिरण के द्वारा पहुँचती है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, वह ऊर्जा जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे की ऊष्मा को प्रयोग में लाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सापेक्षिक आर्द्रता को हम लोग किस रूप में व्यक्त करते हैं, ये आपको बताना है। ग्राम, किलोग्राम, अनुपात या फिर प्रतिशत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, ठीक है। और जब आप यहाँ थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम देंगे तो सापेक्षिक आर्द्रता से संबंधित आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं साइंस में, जो कि आपको प्रतिशत में बताना होता है। और यही पूछा गया क्वेश्चन में कि जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है इससे हम लोग किस रूप में व्यक्त करते हैं, तो इसे हम लोग परसेंटेज के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया सापेक्षिक घनत्व की मात्रा। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया सापेक्षिक घनत्व की मात्रात्मक इकाई क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बहुत ऐसे काइंड है जिनके मन में डाउट होगा कि सर आखिर इसका इकाई क्यों नहीं होता है। तो ये देखिए कुछ ऐसे राशि होते हैं जो कि बीमाहीन होते हैं, इनका कोई इकाई या फिर राशि नहीं होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया प्रकाश का वेग कितना होता है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए जो वैल्यू दिया गया है 3 × 10⁸ चारों में सेम दिया गया है, ठीक है। सिर्फ आपको यूनिट का अंतर है और यहाँ पे यूनिट भी आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो प्रकाश का वेग है ये आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने मापा था। प्रकाश से संबंधित बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लाइट को आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया मायोपिया समरूप है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है इसको समझिए। क्वेश्चन पूछा गया कि मायोपिया जो है समरूप है, यानी कि किसके समतुल्य है, किसके बराबर है। मायोपिया हम लोग किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया है कि निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को हम लोग दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। निकट दृष्टि दोष में हम लोग ऑप्टिकल लेंस का उपयोग करते हैं, जो कि आप सभी कैन जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है ध्वनि की तीव्रता जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है ध्वनि की तीव्रता की एसआई यूनिट क्या होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। जो ध्वनि की तीव्रता का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है डेसिबल, ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है न्यूटन, हर्ट्ज, टेस्ला, ये भी किसी न किसी राशि का यूनिट है, जो कि आप सभी कैन को याद होना चाहिए। मैं आपको कितना एग्जाम्पल कराऊं, जो भी बन सकते हैं मैं करा रहा हूं, और इसको आप घर पर रिवाइज कीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट राशि है उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें कैसी होती हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, या फिर अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों, या फिर लहरें पैदा नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? देखिए जब भी हम लोग किसी तालाब में कोई शांत जल है और उसमें हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो जल कैसे होता है? जल आपको ऐसे ऐसे हिलकोरे मारता है, उठता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ क्यों होगा? क्योंकि जो अनुप्रस्थ तरंग होता है बिल्कुल ऐसे ही आपको काम करता है, और जो अनुदैर्ध्य तरंग होता है वो सीधा होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया मेसान कण कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए जो मेसान कण होते हैं ये आपको कॉस्मिक किरणों में पाए जाते हैं, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया क्यूरी किसकी इकाई है, ये आपको बताना है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो ये क्यूरी जो है आपको रेडियो सक्रियता की इकाई है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ से इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का जो आविष्कार है अल्फ्रेड नेवल के द्वारा किया गया था, जो कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग इस क्वेश्चन को पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में, इसको भी आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये आपको बताना है। तो आपको याद होना चाहिए कि आपको ये बात याद होना चाहिए कि जो आपको पदार्थ के परमाणु सिद्धांत है ये आपको जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया निम्न में से कौन सा ऋण आवेशित कण है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बहुत ही डिटेल में बहुत सारा क्वेश्चन कराया हुआ है, और उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, और आपको बताना है कौन सा ऋण आवेशित कण है, ठीक है। तो देखिए जो प्रोटॉन होता है ये आपको पॉजिटिव होता है, जो न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन होता है, जो पॉजिट्रॉन होता है ये भी आपको क्या बोलते हैं धनात्मक होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है ये आपको ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको ऋण आवेशित कण है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रोटॉन धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, पॉजिट्रॉन भी धन आवेशित होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपको ऋण आवेशित कण होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है सल्फ्यूरिक एसिड का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, ये आपको बताना है। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, ठीक है। जब आप इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 प्रति मोल, जो कि यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे निकालते हैं? जैसे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो एक गुण हम लोग 2 कर देंगे, सल्फर का 16 होता है तो 16 यहाँ पे 16
32 कर देंगे क्योंकि इसका दोगुना द्रव्यमान होता है। तो ऐसे करके आप इसको निकाल लीजिएगा। हालांकि मुझे मालूम है कि आपको निकालना जरूर आता होगा, अगर नहीं आता है आणविक द्रव्यमान निकालना तो फिर वीडियो को नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं स्पेशल इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। हालांकि अभी थोड़ा समय कम है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है परमाणु संख्या हमेशा किसके बराबर होता है। तो मैंने आपको बार बार बताया कि देखिए जो परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह तथा आवर्तों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए सभी कैंड को मालूम होता है कि 8 और 18 होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि अगर 2 ऑप्शन दे दिया गया था यहाँ पे 8 और 18 का इधर उधर करके, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन आपको ये बात याद होना चाहिए कि आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं, साथ ही आपको 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आवर्तों की संख्या है 8 दे दिया गया है, सॉरी यहाँ पे 7 ही दिया गया है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आवर्त सारणी को किसने दिया है? तो ये आपको मेडलिफ के द्वारा दिया गया है आवर्त सारणी। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया है, तो मोसले के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है निम्न में से किस को कार्बोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। तो कार्बोलिक अम्ल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए पूछा गया है किस निम्न में से किस को कार्बोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो हम लोग फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्न में से किस अम्ल को रसायन राज के नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। तो आपको मैंने कई बार एक क्वेश्चन कराया हुआ है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 है, इसे हम लोग रसायन राज के नाम से जानते हैं। और अभी अभी मैंने बताया कि इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा वो आपको 98 आएगा निकालने पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग म्यूटरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। देखिए बहुत सारे ऐसे अम्ल होते हैं जिनका एक से अधिक नाम होता है, तो इसको भी आपको समझना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होगा वो होता है CH3COOH, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले भी 1-2 पूछे जा सकते हैं, कभी कभी 3-4 भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया है कोको कोला का जो खट्टा स्वाद होता है ये निम्न में से किस अम्ल के कारण होता है, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि कोको कोला पीने के बाद खट्टा ढकार आता है। तो यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो कोको कोला का जो खट्टा स्वाद आता है वो निम्न में से किस अम्ल के कारण आता है। तो ये आता है आपको फास्फोरिक अम्ल के कारण, ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त अक्रिय गैस कौन है। कैंसर के उपचार में हम लोग किस गैस का उपयोग करते हैं जो कि अक्रिय हो, वो है रेडॉन गैस, ठीक है। और अक्रिय जो कि मैंने आपको बताया था कि 18वें समूह को हम लोग अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, जिसमें हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन ये सब आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया है ओजोन को हम लोग कैसे दर्शाते हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ओजोन को हम लोग O3 के माध्यम से दर्शाते हैं। कभी कभी देखिए ईजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर इसको भी आप गलत कर बैठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है PVC का पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म है, जो कि आपको केमिस्ट्री का ही फुल फॉर्म है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, जो कि PVC का पूर्ण रूप होता है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के कराए हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए कि आखिरकार आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया।